जी लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ें की थी। एक हमने किया था ग्रेडियंट डिसेंट और दूसरा हमने किया था लीनियर अलजेब्रा का रिव्यू, है ना, रिव्यू। उसको मैं लीनियर अलजेब्रा रिव्यू पूरी तरह नहीं कहता क्योंकि वो थोड़ा बहुत मैट्रिसेस और वही थे जो कि आप लोगों ने, इसको बंद कर दूँ एसी चल कर, ठीक है, ओके। सो एनीवे छोटा मोटा रिव्यू है। तो क्विक रिकैप करें तो असल में हम क्या करना चाह रहे थे, असल में हम करना ये चाह रहे थे कि हमारे पास हम सुपरवाइज लर्निंग की एक स्पेशल टाइप जिसको हम रिग्रेशन कहते हैं उस पर फोकस थे। और रिग्रेशन में क्या था कि हमने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वाला फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना है, जो कि हमारी एग्जांपल में क्या था कि हम हाउसिंग प्राइसेस को अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे थे, ठीक है। और वो भी हम बिल्कुल सिंपल से तरीके से करना चाह रहे थे। हमारे पास डिफरेंट हाउसेस की प्राइसेस का डाटा था और हमने कहा था कि ये साइज़ है और ये उसकी प्राइस है। तो ये हमारे पास अगर डाटा पड़ा हुआ है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेशन के लिए कोई सा फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। अभी तक जो हमने किया है, हमने कहा कि हम वो जो फंक्शन जिससे इसको अप्रॉक्सीमेट करना है वो भी स्ट्रेट लाइन एक बना देंगे, ठीक है। तो वो हमने स्ट्रेट लाइन वाला फंक्शन एक बना दिया, ठीक है। जिस फंक्शन से, मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाज़ का 3-4 टर्म्स हमने पढ़ी हैं तो टर्मिनोलॉजी बाज़ का मिक्स हो जाती है, तो एक तरह से आपके दिमाग में वो टर्मिनोलॉजी दोबारा डाल रहा हूँ ताकि याद रहे। इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, शायद टाइम मिला तो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। तो मैं आप एक तो न्यूरल नेटवर्क में होती है, एक असल आपके दिमागों में रीइंफोर्स कर रहा हूँ उसको। तो ये जो लेट से फंक्शन बनेगा जिससे अप्रॉक्सीमेट करेंगे, अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन देखें तो वो यहाँ पर एक फिट हो सकती है जिसको हमने कहा था कि हम θ0 + θ1 x कह सकते हैं कि x में हमें बताएं साइज, सो विल टेल के प्राइस कितनी है, ठीक है। और ये θ0 और θ1 जो थे ये, इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पैरामीटर्स हो गए, ठीक। और जिनको इक्वेशन ऑफ लाइन का पता है तो उन्हें पता है कि अगर 2 डायमेंशनल हो तो एक y इंटरसेप्ट होता है, एक स्लोप होती है, लेकिन वो एक हम उससे भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब ये इसको हमने ये कहा था कि यार ये कर्व फिट करने के लिए या ये लाइन फिट करने के लिए जो कि बेस्ट फिट हो उससे पहले, बल्कि तो ये जो हमने इक्वेशन बनाई यानी जिसके ज़रिए हम निकालेंगे, इसको हमने नाम दिया था h of x, h फॉर हाइपोथेसिस। तो मैं जो टर्म आपको चाह रहा हूँ जो जहन में हो और उसका मतलब जहन में हो वो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस ये है कि हम किस अंदाजे से निकालेंगे कि प्राइस होनी चाहिए। तो इवेंचुअली हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मशीन लर्निंग के इस प्रॉब्लम में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये बेस्ट फिट निकाल सकें। दूसरी चीज़ है, अच्छा बेस्ट फिट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने कहा कि हम एरर निकालना चाहते हैं कि वो एरर आ कितना रहा है। और एरर वाला जो निकालने का फंक्शन था उसको हमने कहा था कॉस्ट फंक्शन। तो ये दूसरी टर्म है जिसको हमने ध्यान में रखना है और उसको हमने कहा था कि वो j of θ है, ठीक है। सो j of θ इज योर कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। वो h of x है। x क्या चीज़ थी आपकी, इनपुट, यानी कि अगर इस केस में सिर्फ साइज इनपुट था, जो कि बाकी केसेस में बहुत सारी इनपुट्स होंगी जिसकी बेस पे आप कहेंगे कि यार घर का हो सकता है साइज़ भी हो, घर के नंबर ऑफ़ रूम्स हों या कोई और ऐसे फैक्टर्स हों जिनको आप मिला कर बताना चाहें तो ज़्यादा अच्छा एस्टिमेट भी कर सके। लेकिन अभी हम कह रहे हैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से हमें पहले प्रोसीजर समझ आ जाए, फॉरगेट अबाउट के ज़्यादा फीचर्स क्या होते हैं, जस्ट प्रोसीजर समझ आ जाए। और अब जो आज हम करना चाहेंगे, हम उसमें ये करना चाहेंगे कि अच्छा हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी बढ़ा सकें, ठीक है। तो आज का फोकस हमारा ये होगा, लेकिन प्रोसीजर को जो मैं रिवाइज कर कि हमारा साइज़ है, साइज़ की बेस पे हम निकाल रहे हैं, लेकिन कल को ये ज़्यादा नंबर ऑफ़ फीचर्स हो सकते हैं। अच्छा कामरान, आप क्योंकि उठ के गए थे और वापस आए थे तो ज़रा दोबारा चेक कर लेंगे, आवाज़ में कोई बीच में थोड़ी देर बाद गायब ना हो, ठीक। ओके, सो हाइपोथेसिस हो गया वो फंक्शन जो अप्रॉक्सीमेशन करेगा। कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया कि
ओवरऑल एरर कितना आ रहा है। और वो हमने कहा था कि अगर हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं तो हम उन तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स में एरर निकाल लें, और हमने कहा था कि एच ऑफ एक्स में से वाई को माइनस करें और इनका स्क्वायर ले लें ताकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट ना हो, ठीक है। तो ओवरऑल नेट इफेक्ट हमें पता हो। और इसके साथ हमने एक 1/m इसलिए कर लिया था कि उसकी एवरेज आ जाए कि आपकी 50,000 एग्जांपल्स हों या 10 एग्जांपल्स हों, आपको स्टिल एक ही नंबर मिल रहा हो। और 2 हमने इसलिए निकाल लिया था कि बाद में हमने एक डेरिवेटिव लिया था तो 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारा मैथ्स ईजी हो जाता है। सो इसकी स्केल, इसको मैं किसी भी कांस्टेंट से कर दूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑप्टिमल पॉइंट वही बने। तो ये हमारे काइंड ऑफ मेन डेफिनेशंस थी। और इसको फिट करने के लिए जो हमने पिछली क्लास में एल्गोरिथम किया था वो हमने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था, और हमने उसको कहा था कि अमूमन वो एक कर्व का, अगर 1 डायमेंशनल कर्व हो, उसका मिनिमा की तरफ हम स्टेप बाय स्टेप करके आ रहे होते हैं। और अगर ये 2 डायमेंशनल हो तो यही काम हम 2D सरफेस में कर रहे होते हैं, और n डायमेंशनल हो तो ND सरफेस में कर रहे होंगे, स्टेप्स वही होंगे। और उसके अंदर हमने कहा था कि अगर 2 डायमेंशनल हो तो हमने कंटूर प्लॉट्स पढ़े थे, राइट, जिनमें होंगे जिसमें हर लाइन जो है वो सेम वेट को रेफर कर रही है, तो हम किसी भी रैंडम पॉइंट से स्टार्ट होंगे एंड विल स्टार्ट कन्वर्जिंग टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो एक एक स्टेप करके हम जाएंगे। और वो जो था वो हमारा जो थर्ड पार्ट था जो इसका मिनिमा निकलता है, तो हम इसका मिनिमा निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो पढ़ा था वो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम पढ़ा, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ एल्गोरिथम्स जो कि टिपिकली इस्तेमाल होता है। तो ये क्विक रीकैप हो गया हमारा, उसके स्टेप्स में हम नहीं जाते क्योंकि वो हम 2 दफ़ा तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमने जी सर आपने कहा था ना ये जो हमारे पास मिनिमा है वो आपका एक स्लोप मतलब इस तरह बाउंस है, हाँ, हम मिनिमा वादी जिस नाम है, अगर हमारे पास मतलब वो बिल्कुल स्टीप हो, समझिए पहाड़ है नीचे वादी मतलब स्टीप हो, उस टाइम मिनिमा है वो इस तरह स्टेप्स हमारा ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है कि जितना भी स्टीप हो वो थोड़ा सा आगे उसमें चला जाता है। तो अगर बहुत स्टीप होगा तो आप हल्का सा आगे जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा गहराई में पहुंच जाएंगे, तो इस तरह होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा एक ख़तरा पैदा होता है कि आपने कहा हुआ है कि यार मैं जितनी स्लोप होगी उसके साथ एक अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो मल्टीप्लाई करके मैं ये ना हो कि मिनिमा से आगे निकल जाऊँ, ठीक है। ये अगर बहुत स्टीप होगा तो ये एक ख़तरा पैदा होगा, या अल्फ़ा बड़ा हो तो तब भी यही प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस किया था, उस केस में ग्रेडियंट डिसेंट डाइवर्ज कर सकता है। तो हमें अल्फ़ा, इसलिए हम अल्फ़ा छोटा रखते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत छोटा रखने के अपने मसाइल हैं कि उसमें फिर वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में हैं, और हमने इसकी एक रफ एग्जाम्पल ये की थी कि हम एक बिल्कुल गलत लाइन से स्टार्ट हुए, ठीक है। तो हमने देखा कि वो पहले बल्कि यहाँ कहीं पे थी, वो पहले 3-4 स्टेप में वो यहाँ पर पहुँची, फिर उसके बाद उसकी स्लोप चेंज होना शुरू हुई और वो कन्वर्ज हो गई, और वो हमें इसमें नज़र आ रहा था कि वो काइंड ऑफ इस तरह का पाथ उसने लिया था जहाँ तक मुझे याद पड़ता, राइट। तो यहाँ पर जब जा रही थी तो उसने एक तरह से मीन पे पहुँची पहले, और उसके बाद उसने स्लोप अपनी एडजस्ट कर ली। बट ये एक छोटी सी डिटेल है। ग्रेडियंट डिसेंट का मेन काम ये है कि हमें कम से कम टाइम के अंदर इस पॉइंट के पे पहुँचा दे ताकि हम बड़े प्रॉब्लम्स पे चला सकें। अभी तक हम बेबी एग्जांपल्स करते हैं। सो यू गेट द आइडिया। अब जो मैं चाहता हूँ कि जब मैं कॉस्ट फंक्शन बोलूँ तो आपके जहन में हो कि वो क्या होता है, हाइपोथेसिस बोलूँ आपके जहन में वो हो, जब ग्रेडियंट डिसेंट बोलूँ आपके जहन में वो हो, और उनका मकसद क्लियर रहे जब गोइंग ऑन फॉरवर्ड्स। लीनियर अलजेब्रा हमने इसलिए किया था क्योंकि अब हम चाह रहे हैं बहुत सारे फीचर्स को देखें। जब हम बहुत सारे फीचर्स को देखेंगे तो वो θ0, θ1, θ2, x1, x2, x3 अप टू xn, वो बहुत सारे लिखने के बजाय अगर हम वेक्टर नोटेशन यूज़ कर लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए। हाइपोथेसिस इसलिए यूज़ करते हैं कि ये जो फंक्शन है ना जिससे हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे, ये पूरा जो काम कर रहे हैं इसका लुबे लुबाब क्या होगा, ये फंक्शन हमें एक मिल जाएगा, ठीक है। और कल को हमें कोई कहे कि यार मेरे इतने कनाल का घर है, ज़रा बताओ क्या कीमत होगी, तो हम उसको बता सकेंगे, ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग का क्या काम है कि मशीन आपको एक एस्टिमेट दे दिया करे जब आप उसको एक प्रॉब्लम बताएं, तो वो एक इनपुट आप उसको दें, वो ज़मीन.com वालों को आप अपना ये सेल कर दें कि यार ठीक है
उसमें आप ये मतलब अभी तो हमने फीचर घर की एरिया डाला ना, आप उसमें उसके लेट लॉन्ग भी डाल दें, ठीक है। लेट लॉन्ग मीन्स के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तूल बल दर्ज बल जो होते थे ना कि पोजीशन कहाँ है, और आप उसके हिसाब से वो भी फीचर्स के तौर पर डाल दें, ठीक है। तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में और रेट चल रहे होंगे, पिंडी में और रेट चल रहे होंगे, डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट रेट चल रहे होंगे। अगर आपने उसके ऊपर अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेन कर लिया हुआ है विद डिफरेंट फीचर्स उनके डाटा सेट पे, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई कोई बंदा बताए कि किस जगह पे है घर, उसका लेट लॉन्ग दे दे, लोकेशन सिंपल शेयर कर दे इन अदर वर्ड्स, और एरिया बता दे, और मे भी एक दो और पैरामीटर्स बता दें भाई कितने कमरे हैं, ठीक है, क्या है, तो आप उसके हिसाब से बता देंगे कि प्राइस क्या है। और वो आप कैसे बताएंगे, आप वो ऐसे बताएंगे कि ये जो आपका हाइपोथेसिस है ना, ये फिर जो हमने स्टार्ट में किया था रैंडमली, लेकिन जब वो ग्रेडियंट डिसेंट के बाद कन्वर्ज हो गया ना, तो ये वैल्यूज़ अब आपकी फिक्स होगी, ठीक है। तो वो जो भी आ गई, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ साइज रखा हुआ है, उस केस में आपके पास हो जाएगा θ0 प्लस θ1 x प्लस θ2 सॉरी x1 θ2 x2 प्लस θ3 x3 सो ऑन, ठीक है। जहाँ पर आपका ये हो गया लेट से साइज, ये हो गया लेट से लैटिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो भी पोजीशन का बना, फिर आपने नंबर ऑफ घर कमरे आ गए और इस तरह की चीज़ें आ गई, ठीक है। और आपने उसके हिसाब से ट्रेन कर दिया अपना मॉडल, ठीक है। एल्गोरिथम तो आपका बना पड़ा है, आपने तो कुछ नहीं करना, आपने तो कंप्यूटर को कहना है कि भाई तू ट्रेन कर, जब आपने एक दफ़ा कोड लिख लिया होगा, ठीक है, तो वो ट्रेन हो जाएगा। ऑल यू नीड इज़ अ गुड डाटा सेट जिस पर ट्रेन करें। उस पर ट्रेन करने के बाद आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन आने का क्या मतलब है, आपके पास ये θ0 θ1 θ3 इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, कौन सी वैल्यू है जो कि एरर को मिनिमाइज करती है, ठीक है। तो एरर को मिनिमाइज करती हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेट करती हैं एक्चुअल प्राइसिंग मार्केट को। तो आप उसको कह देंगे कि जी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हाउस का जो प्रेडिक्टर आप बना दें, ऑनलाइन डाल दें, लोग उस पर डालें अपना पोजीशन एंड वो कहते हैं उसके डिफरेंट जो भी आपने पूछे हुए हैं क्वेश्चन, 4-5 इनपुट्स आ गई, वो आपके फीचर्स थे, दोज वर x1 x2 x3, ये चीज़ें आपके पास आ गई। उनकी बेस पे थेटास आपने पहले से इस एल्गोरिथम के थ्रू कैलकुलेट किए हुए थे ओरिजिनल डाटा के थ्रू, और आपने बता दिया कि ये प्राइस आएगी। कौन बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जब बंदा चौथी क्लास में पहली दफ़ा आया हो ना, फिर ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। पिछले जाके वीडियो देखो फिर सवाल करना, ठीक है। एवरेज ही निकाल रहा, ठीक। हमने वो सारी रात वो कहते हैं हीर रांझा सुनाते रहे, तो आखिर में आप पूछेंगे हीर मारती क्यों ये वो वाला सवाल आपने कर दिया। तो बात यह है कि ये हमने पूरा एक फंक्शन अप्रॉक्सीमेट किया जो एवरेज नहीं निकाल रहा, जो कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है, कॉस्ट एरर है, लेकिन ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आप मुझे पता है कि पढ़ के नहीं आए, ये आपने अगली दफ़ा पढ़ के आना है, ठीक है। उसमें से कोई सवाल हो तो ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में आगे पूछ लो। तो बात समझ आ गई, ओके। सो अब सारों को ये भी पता रहेगा कि हाइपोथेसिस क्या चीज़ है। हाइपोथेसिस क्या चीज़ है, वो फंक्शन जिससे हम एंड पे आंसर निकालेंगे, ठीक है। कॉस्ट एरर है, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट का क्या काम है, ऐसे हाइपोथेसिस को वहां लेके जाना जहां पर आपका एरर मिनिमम हो जाए, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज लग रही होगी कि यार लाइन से क्यों अप्रॉक्सीमेट करें, कोई चंगा फंक्शन क्यों ना करें। तो आज हम इस किस्म के कुछ सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। आज जो हम करना चाह रहे हैं, पहली चीज हम ये करना चाह रहे हैं कि मल्टीपल फीचर्स को कैसे करें, ठीक है। अगर ज़्यादा फीचर्स हो तो क्या करें। तो अभी तक हम चल रहे थे h of theta इज इक्वल टू θ0 प्लस θ1x, ठीक है, जिसमें x जो था ये हमारे फीचर्स थे, ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो इवेंचुअली निकल आएंगे ग्रेडियंट डिसेंट से, और सिर्फ एक ही हमारे पास पैरामीटर चल रहा था। व्हाट अबाउट कि हमारे पास मल्टीपल फीचर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे साइज़ भी होता, लेकिन नंबर ऑफ़ बेडरूम्स भी होते हैं, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स भी होता, एज होती कि कितने पुराना हो गया घर। ऑब्वियसली घर पुराना हो जाएगा तो उसकी प्राइस गिरनी चाहिए थोड़ी सी। नंबर ऑफ़
फ्लोर्स या बेडरूम ज़्यादा होंगे तो प्राइस थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है। तो अब हम क्या किया करेंगे कि हम सो बेसिकली जो हमारी अगेन अब ये जो चीज़ हमारे पास बन गई है ना, ये पूरा एक्स है, ठीक है। सो इन फीचर्स को हम नाम दे देंगे कि ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ठीक है। तो अब हमारा जो अभी तक हम 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल देख रहे थे, तो वो अब अचानक से हमारी नंबर ऑफ डायमेंशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो हमारी प्राइस है, दिस इज आउटपुट, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स इसका अंदाज़ा होगा, लेकिन जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए डाटा पड़ा है उसमें हम आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्मॉल वाई से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये एक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास वाई है। और ऐसी जो नंबर ऑफ एग्जांपल्स थी उनको हम क्या किससे डिनोट कर रहे थे, स्मॉल एम से। कि टोटल हमारे पास अगर 10,000 ऐसे घरों का डाटा है तो हमारा स्मॉल एम इज 10,000, ठीक है। और अगर मैंने कहना हो कि इस नंबर लेट से 1 2 3 नंबर वाली एग्जांपल लेनी हो, तो मैं उसे क्या कहूँगा, उसका x के ऊपर हम इस तरह से कह रहे थे कि x ऑफ 3 कह दूंगा, ठीक है। तो अब अगर मैं x ऑफ 3 कहूँगा तो उसका मतलब है ये पूरी एक रो, ठीक है, विदाउट दिस y, ठीक है। सो x ऑफ 3 जो है वो मेरे पास बन जाएगा 14 16 3, सॉरी ये तो x ऑफ 2 बनेगा, चलो मैं x ऑफ 2 कर देता हूँ, 2 लिख दिए ज़्यादा, ठीक है। 3 2 4, सो दिस इज योर x ऑफ 2, ठीक है। और हम इस तरह x ऑफ i करके सारों को रेफर करें। सो इसमें ये नहीं आया, ठीक है। y आपके पास क्या बनेगा, y इज द वेक्टर ऑफ 460 232 315 178 एंड सो ऑन, जितना भी बड़ा आपके पास हो, ठीक है। सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि अब हम इस तरीके आगे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो n इज द नंबर ऑफ फीचर्स जी। जी y0 का मतलब है ये चीज़, y1 y2 क्या है 232, ठीक है, बिकॉज ये एक वेक्टर है, ठीक है। x जो है वो अगर ओवरऑल मैं सारे एक्सेस को रखूंगा तो वो एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अगर एक x लूंगा तो वो एक वेक्टर है, ठीक है। तो अब x में क्योंकि ज़्यादा डायमेंशन है तो वो एक रो में काफ़ी सारे आ गए, y में एक ही आ गए, हाँ तो यूँ कर सकते हैं, ठीक है। y ऑफ 2 का ये मतलब है, लेकिन y का मतलब है पूरे का पूरा वेक्टर, ठीक है। सो पहले हम क्या कर रहे थे, हमारी ये होती थी प्रेडिक्शन। अब हम कुछ इस किस्म का काम करेंगे कि θ0 प्लस θ1 x1 प्लस θ2 x2 प्लस θ3 x3 प्लस θ4 x4। सो इवेंचुअली लेट से कि हो सकता है कि जब हम कन्वर्ज करें तो हमारा इस किस्म का कोई नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये अभी रैंडमली लिखे हुए हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शायद पहला फैक्टर आपका था कि ये एक बेस आपका 80,000 तो है ही, प्लस साइज को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.1 से, ठीक है। जितने स्क्वायर फीट है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस नंबर ऑफ रूम्स को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस जो एज है उसको माइनस वाले नंबर से लेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हर साल जो है ना वो $2,000 कम करते जाएं, ठीक है। तो काइंड ऑफ अगर ये नंबर्स हों तो ये इस तरीके की इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि हर फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसमें एक्सेस क्या हैं, x1 x2 x3, ये आपके फीचर्स हैं जो इनपुट के, ये जो सारे फीचर्स थे कि अच्छा साइज़ क्या है, रूम्स कितने हैं एंड सो ऑन, ठीक। सो यहाँ तक चीज़ काइंड ऑफ क्लियर होगी, ठीक है। तो अब आपका जो बनेगा वो ये चीज़ बनेगी, ठीक है। हमने m यूज़ किया था नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, क्योंकि n असल में हमने यूज़ करना था फॉर अ मोर इम्पॉर्टेंट नंबर विच वाज नंबर ऑफ फीचर्स, के फीचर्स कितने, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ फीचर्स जो हैं उनको हम xn कहेंगे, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस हम x0 को 1 कह देते हैं, तो θ0 के साथ कोई x नहीं लगा हुआ तो हम उसको कहते हैं कि यार x0 है वो, और वो हमेशा 1 ही रहता, ठीक है। उसका क्या फ़ायदा है हम आगे देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें ज़रा आसानी हो जाएगी कि एक को हम 1 रख लेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाया करेगा और बाकी
जो है वो वेरिएबल आ जाएंगे। तो अगर इस किस्म का केस हो तो इसको हम कहते हैं मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो पहले जो था अगर एक ही एक्स होता तो हमने उसको कहना था यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो ये यूनी आपको पता है कि वन को कहते हैं, मल्टी कहते हैं ज़्यादा को। ठीक है, तो ये अगर कोई आपको कह रहा हो कि यार आपने इसको सॉल्व इट यूजिंग मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन, तो अब आप उधर मतलब ब्लैंक होने के बजाय आपको पता होगा अच्छा यार ज़्यादा फीचर्स की बात कर रहा है, रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा। लीनियर रिग्रेशन भी अगर हमने पढ़ लिया है तो ना पढ़ा हो तो हमें कोई फैंसी वर्ड लग रहा होगा, लेकिन हमें पता अच्छा हो यार एक मतलब एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन को एक लाइन से अप्रॉक्सीमेट करना है एंड वी नो कि उसको किस तरह से करना है। ठीक, सो बेसिकली जो अब हमारी नोटेशन चल रही होगी वो कुछ इस किस्म की होगी कि हम कहेंगे कि एक्सिस जो है x0 टू xn, जिसमें x0 हमेशा 1 है, ये n डायमेंशनल स्पेस बन जाती है, n+1 डायमेंशनल स्पेस बन जाती है, क्योंकि 1 to n ये है और एक 1 आ गया उसके अलावा। इसी तरह थीटास जो हैं वो भी थीटा 0 to n जा रहे हैं, तो 0 से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो ये भी n डायमेंशनल स्पेस बन जाते हैं। ठीक है, तो जो h ऑफ x है वो इनको मल्टीप्लाई कर रहा था, राइट, तो इनको मल्टीप्लाई कर रहा था, तो हमें क्योंकि अब लीनियर अलजेब्रा थोड़ा बहुत आइडिया है, तो बेसिकली हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज x। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ और उसको x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 1 डायमेंशनल वेक्टर है, ये रो वेक्टर बन जाएगा ट्रांसपोज लेके, ये कॉलम वेक्टर बन जाएगा। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर इसको अब हम मिटा देते हैं, अगर मेरे पास 1 रो बाय n कॉलम्स हों, ऐसे को मैं मल्टीप्लाई करूं विद n रोज बाय 1 कॉलम, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1 क्रॉस 1। हमने कहा था ये दोनों सेम होने चाहिए टू बी एबल टू मल्टीप्लाई, तो ये दोनों तो सेम है। ठीक है, इनफैक्ट हमारे केस में ये n नहीं है, n+1 है। ठीक है, तो ये 1 into n 1 बाय n+1 है और ये n+1 बाय 1 है, तो ये अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो वो एक 1 रखने का क्या फ़ायदा था कि ये मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, तो अब वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और हमने कहा था कि जो रिजल्ट की डायमेंशन है वो बाहर वाली पहले की रोज और सेकंड के कॉलम से आ जाती है, तो इसका मतलब 1 बाय 1 यानी कि एक स्केलर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अगर ये एक्सेस इनपुट दें और थीटास इनपुट दें तो ये आपको एक नंबर बता देगा कि ये कीमत होनी चाहिए घर की। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है? ओके, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, ओके, सो अब हमने अगर ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? ठीक है, सो अब हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट तो हमने पहले से देखा हुआ है, मल्टी वेरिएबल का भी हमने कंसेप्चुअली तो देख लिया था, तो अब हम देख लेते हैं कि उसके उसको लिखते हुए क्या खास बात आ सकती है। तो हाइपोथेसिस अब हमारा बन गया थीटा ट्रांसपोज एक्स विच इज इक्वल टू दिस थिंग, क्योंकि हमने देख लिया हुआ है। पैरामीटर्स जो हैं वो थीटा 0 टू थीटा n है। कॉस्ट फंक्शन j ऑफ थीटा जो है वो उसी तरह है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि हर थीटा h ऑफ x से आप y को माइनस करें, उसका स्क्वायर लें और तमाम ट्रेनिंग सेट के ऊपर हम इसको अप्लाई कर दें, तो उससे हमारे पास आ जाएगी कि कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या बनता है? एक्चुअली वो ये बन गया कि आप रिपीट करें कि आप थीटास को अपडेट करें, पुराने थीटा की वैल्यू माइनस लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट ऑफ जे ऑफ थीटा। अब ग्रेडियंट ऑफ जे ऑफ थीटा का क्या मतलब है कि ये जो सारे थीटास बनते थे, पहले एक बन रहा था या दो बन रहे थे, ठीक है, थीटा 0 और थीटा 1 थे, अब हमारे पास वो थीटा 0 से लेकर थीटा n तक है, तो हर थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव लें, हर थीटा पे पार्शियल डेरिवेटिव लें, तो वो आपको बता देगा कि स्लोप कितनी बन रही है उस डायरेक्शन में, उस वेरिएबल की डायरेक्शन में। ठीक है, और उसको हम माइनस करते हैं तो हम चढ़ाई के बजाय निचाई की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और हम साथ बता देते हैं कि लर्निंग रेट कितना है, तो हम हर डायमेंशन में उतराई की तरफ जाएंगे, तो हर डायमेंशन के हिसाब से जो मिनिमम पॉइंट बनेगा हम उधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा एल्गोरिथम। ठीक, ओके, सो अक्सर हम इनको थीटा 0 टू n को आप थीटा कह देंगे, जे ऑफ थीटा 0 1 टू n को हम जे ऑफ थीटा बस कह देंगे सिंपल,
या बाज़ का सिर्फ जे कह देंगे, ठीक है, तो इधर भी हम जे ऑफ थीटा कह सकते हैं. नाउ थीटा इज़ अ वेक्टर, ठीक है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो आइडिया समझ आ रहा है. तो कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई, सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ गए. पहले हम क्या कर रहे थे, हम थीटा 0 का हमने जो डेरिवेटिव निकाला था वो निकला था ये, थीटा 1 का जो निकला था वो ये निकला था. ठीक है, इसमें ये x एक्स्ट्रा आ रहा था. उसकी वजह ये थी कि जो हमारा h ऑफ थीटा था वो थीटा 0 प्लस थीटा 1 x था. तो जब चेन रूल अप्लाई करते हैं तो वो 2 तो नीचे आ जाता है, यानी अगर समथिंग स्क्वायर हो तो 2x इंटू डेरीवेटिव ऑफ x आ जाता है ना. तो वो जो 2 इंटू समथिंग इंटू डेरीवेटिव ऑफ समथिंग था, तो वो जो पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ समथिंग में अगर थीटा 0 के हिसाब से जब हम ले रहे थे तो उसका डेरीवेटिव 1 आ जाता था और बाकी कांस्टेंट होते थे, लेकिन थीटा 1 के हिसाब से वो x आ जाता था डेरिवेटिव, और वो x इधर हमारे पास आ रहा था. ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था. ठीक, अब जब हम करेंगे, अब हमारा ये वाला मसला किसी हद तक नहीं रहा, क्योंकि हमने थीटा 0 x0 को हमने कह दिया कि वो 1 है. क्योंकि x0 1 है तो इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन 0 के केस पे भी चल जाएगी और बाकी केस पे भी चल जाएगी. क्योंकि 0 के केस में आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर अगर 1 आ जाए तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो यही वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बराबर हो जाती हैं, राइट. और अगर ये आपके पास, इसको क्या हुआ, ये क्यों ऑफ होने का कह रहा है भाई, स्लीप पे क्यों है हमने तो इसको स्लीप पे नहीं कहा. कामरान इसका ना वो रिमोट को ले गया मेरा ख्याल है. एनीवे 40 सेकंड बाद जब ये बंद होगा तो फिर हम देखते हैं. ठीक है, गलती से कोई बटन शटन दब गया लगता है इसका जब वो रिमोट कर रहे थे तो. ठीक है, उसका नंबर है. अच्छा, सो एनीवे, तो यहाँ पर हमारा तो ये समझ आ गई कि ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, ये दोनों को कवर करता है. सिर्फ ये है कि हमने एक वेरिएबल के लिए नहीं कर रहे, अब ये हम सारे वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली अपडेट कर रहे हैं. सारे थीटास जो है हमारे, उन सब को हम साइमल्टेनियसली अपडेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा काइंड ऑफ वो बन जाता है. ठीक है, गया बटन इसका कहाँ पर है, इसको क्या ऑफ करके ऑन करें, यहाँ से खुद ब खुद ऑन नहीं होगा, कहीं से निकाले थे यार इसके बटन उस दिन हमने, उस साइड पे थे. हाँ, यहाँ इसके पीछे कुछ है. तो बत्ती चेंज हुई, कुछ हुआ है. अच्छा ठीक, ओके. सो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है. और इसी को एक्सपैंड करके हम लिखें तो थीटा 0 के केस में, क्योंकि अब हम ये सारों को इकट्ठा अपडेट करें, तो थीटा 0 के केस में भी वही इक्वेशन बन रही है, थीटा 1 के में भी वही बन रही है, थीटा 2 के में वही बन रही है, एंड सो ऑन. सिर्फ ये है कि इस जगह क्योंकि थीटा x0 इज़ 1 तो ये वाला केस बन जाता है, और बाकियों के केस में वही केस रहता है जो हमने थीटा 1 के केस में रखा था. कि कहने का मतलब ये है कि जिस वेरिएबल में बैठे हो उस वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव लो. ठीक है, और उसको काइंड ऑफ सारी ट्रेनिंग सेट के ऊपर कैलकुलेट करो एंड देन. ठीक है, ओके. सो यहाँ तक यानी कि सिंपल सी इस चेंज से जो हमने लीनियर अलजेब्रा की बेस पे हमने कर लिया. ये क्योंकि डेरिवेटिव की इक्वेशन है, राइट, तो ये डायरेक्टली यानी कि आपका यहाँ पर डेरिवेटिव की इक्वेशन प्लग इन हुई है. तो इसको किसी भी मैटलैब या पाइथन में लिखना बड़ा आसान काम है. ठीक है, ऑल यू नीड इज़ कि ये भी आपके पास इक्वेशन गिवन है, यानी कि आपके पास सारे वाइज भी गिवन है, एच ऑफ थीटा भी गिवन है. ठीक है, एक्स भी गिवन है. तो ऑल यू नीड इज़ कि अच्छा यार एक्स की बेस पे एच ऑफ थीटा निकालो, उसमें से y माइनस करो, उसको दोबारा x से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, और फिर उसकी पूरा समेशन निकालो,
और उसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करो, तो ये एक वेक्टर आ जाएगा जो सारे थीटास में आप माइनस कर दो, ठीक है, सारे थीटा से माइनस करो और फिर दोबारा करना शुरू कर दो, ठीक है, दोबारा यही काम करो अनलेस कि आपका एरर 0 आ जाए, ठीक है। तो आप यू नीड समथिंग टू मेजर के वो एरर 0 आ जाए या 0 के क्लोज आ जाए, ठीक है। तो अब वो आपने थ्रेशोल्ड लगाना है क्या करें, ठीक है। ओके, सो अब विद दिस इन प्लेस कि हमें पूरी तरह समझ है कि हम ग्रेडियंट डिसेंट को किस तरह से चला रहे होंगे, ठीक है। हम ये कर सकते हैं कि कुछ जो इन प्रैक्टिस जब एक्चुअल में अप्लाई करते हैं तो कुछ जो चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे ग्रेडियंट डिसेंट थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। उनमें से पहली चीज़ है फीचर स्केलिंग, ठीक है। ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो उनको स्केल करना, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारा पहला फीचर x1 जो था वो साइज़ था, ठीक है, और वो 0 से 2000 स्क्वायर फीट तक जा रहा था, ठीक है। और दूसरा साइज़ जो था वो नंबर ऑफ बेडरूम्स था और वो जा रहा था 1 से 5 बेडरूम्स तक, ठीक है। तो अब एक स्केल जो है उसकी रेंज जो है वो थाउजेंड्स में है और दूसरे की रेंज जो है वो 5 तक है। तो इसकी वजह से वो जो कंटूर्स बनेंगे ना वो बड़े, कह लें कि इधर तो नहीं मैं ड्रॉ कर सकता, तो मैं इधर ड्रॉ कर दूँ, होपफुली कोई कैमरे में से देख ले, नहीं तो उसको तुम पीछे जाके देखोगे नज़र आ रहा है, ये हिस्सा नहीं आ रहा तो उसके स्टेयरिंग से इस तरफ मोड़ देना हल्का सा, ठीक है। ये वाली जगह आ रही है नज़र, नहीं आ रही तो हल्का सा मोड़। अच्छा, एक क्लास पहले थी, कौन सी, सिस्टम डिज़ाइन की थी आई गेस, उसमें ये वाला काम जो है स्टूडेंट ही कर रहा होता था, नॉर्मली वैसे काम ही कर रहा होता था। उन दिनों ज़रा मसरूफ़ था, मैंने कहा तू मसरूफ़ रहे, तो फिर हमने काम ही आके सेटअप कर देता होता था। तो उसके बाद बैठ जाओ वहीं पे। हाँ, ये तो एक अच्छा, ये भी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। कल को आपने वीडियो अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करना हो तो कर लेना। एक मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा यूट्यूब पे किसी का, मैंने काफ़ी अर्से बाद वीडियो अपलोड की तो किसी का कमेंट आया कि सर बहुत खुशी हुई आपने इतने अर्से बाद वीडियो में, कामरान को भी सलाम कीजिए क्योंकि मैं वीडियो में जिक्र करता रहता हूँ। मैंने कहा यार चलो, ये मुझे भी खुशी हुई कि कोई इतना एज आ स्टूडेंट जो है ना उसने मेरी इतनी वीडियोस देखी हुई, उसको कामरान का भी पता है, ठीक है। तो ओके, सो अगर इस किस्म की चीज़ हो तो फिर क्या मसला होगा कि ये जो एक्सेस है, लेट्स से कि ये हमारा जा रहा है साइज़ का, तो हमारे कंटूर जो है ना ये बहुत ही बड़े बड़े बनना शुरू हो जाएंगे, राइट। यानी इस डायरेक्शन में 1 to 5 जा रहे हैं, ये भी मैंने छोटे बनाए हैं क्योंकि हम 2000 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में ये हो सकता है कि जब आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करें ना तो वो थोड़ा सा काइंड ऑफ जिगजैग पाथ लेता हुआ इधर पहुंचे, ठीक है। तो पहुंचे जाए लेकिन जिगजैग पाथ लेता हुआ पहुंचे तो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे। वो जो आप बात कर रहे थे ना कि निचाई क्या ज़्यादा, तो ये एक्चुअली अगर मैं ये तो कंटूर प्लॉट है ना, तो कंटूर प्लॉट हर जगह पे आपको बता रहा है कि क्या हर एक पे कांस्टेंट है ना आपकी वो वैल्यू। तो अब इस वाले कंटूर और इस वाले कंटूर में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वैल्यू का। तो अब आप क्या करेंगे कि एक स्टेप भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। तो इसको अगर हमने बाउल शेप बनाना हो ना तो ये एक स्टीप सी स्लोप है, नीचे समझो तलवार की तरह नहीं होता कि नीचे की तरफ एज निकला हुआ है, वो उस किस्म की चीज़ बनेगी ये काइंड ऑफ। तो उसमें जब आप एक स्टेप एक तरफ जा रहे हैं तो बड़ा कम, दूसरी तरफ आपका छोटा स्टेप का छोटा सा ही वैल्यू है, एक तरफ एक स्टेप की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो उसको अवॉइड करने का क्या तरीका है कि हम ये कर सकते हैं कि फीचर्स को ना स्केल कर लें और करीब करीब रेंज में लें, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट को एग्जैक्टली सेम रेंज नहीं चाहिए होती, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फ़र्क बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का है, जिस तरह इधर हज़ारों का फ़र्क है, तो वहाँ पे बेहतर है कि हम उन फीचर्स को स्केल करके, इसको हम नॉर्मली कहते हैं नॉर्मलाइज कर लें, ठीक है। नॉर्मलाइज करके हम किसी नॉर्मल रेंज में लें, ठीक है। तो एक उसका आसान सा क्या तरीका हो सकता है कि हम उसको डिवाइड कर दें विद, चलो इसको अगर मैं स्लाइड को इग्नोर करते हैं तो आपके ज़हन में क्या नॉर्मल तरीका आता है? अगर एक चीज़ 2000 तक जा रही है, एक 5 तक जा रही है, तो क्या कर सकते हैं हम? जो भी मैक्सिमम है उससे डिवाइड कर दें। मैक्सिमम से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली 0 से 1 पे आ जाएगी, ठीक है। अगर तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही थी तो आप मैक्सिमम से डिवाइड करेंगे
तो वो ऑटोमेटिकली वो 0 से 1 पे आ जाएंगी, ठीक है। तो सारे फीचर्स अगर 0 से 1 पे आ जाएंगे तो उसका नेट इफेक्ट ये होगा कि आपका जो कंटूर बनेगा ना वो काइंड ऑफ इस किस्म के इक्वल बनेंगे, वो जो लंबाई वाले कंटूर्स हैं उनके बजाय इस तरह के बन रहे होंगे। और इनमें आप जब ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे तो कम स्टेप्स में पहुंच सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं। तो एक पहली चीज़ ये है कि फ़ीचर्स को स्केल किया जा सकता है, ठीक है। फीचर स्केलिंग में जो है ना हम टिपिकली चाह ये रहे होते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली -1 से 1 की रेंज में लें, ठीक है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली का ये मतलब नहीं है कि वो कोई एग्जैक्टली -1 से 1 ही आए, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। टिपिकली जो है ना अगर लेट से -3 to 3 हो या -1/3 to +1/3 हो, स्टिल इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं है। बस ये ना हो कि एक तरफ जो है वो थाउजेंड्स में आ रहा है और दूसरी तरफ वंस में आ रहा है, इवन 100 में आ रहा है तब भी शायद चल जाएगा, लेकिन उसको आप स्केल करके दोबारा लेके आ सकते हैं। इसी तरह एक तो बड़ी वैल्यूज़ के लिए है कि वो आप यानी 100,000 में आ रही हो तो आप उसको थोड़ा स्केल कर लें। दूसरा ये है कि अगर बहुत छोटी वैल्यूज़ भी हों उनको भी स्केल कर लेना मुनासिब है कि आप अगर 0.0001 आ रहा है, ठीक है, तो उनको भी आप स्केल करके इसमें ला सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो उस केस में आप जब मैक्सिमम से डिवाइड करेंगे तो वो मैक्सिमम वाला नंबर पॉइंट्स में होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्केल होकर वो एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा उस केस में और वो 1 पे ले आएगा उसको। अभी जो हम फीचर देख रहे थे वो सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, राइट। तो बाज़ का आपके नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं, ठीक है। और उसमें हम एक काम ये करते होते हैं कि हम जो स्केलिंग करते हैं ना उसका जो प्रॉपर तरीका है एक तरह का कह लो वो ये है कि हम मीन नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर दें, ठीक है। सो इसमें इधर आ जाओ, ठीक है। आप लोग सारे क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप लोगों ने अक्सर ये पढ़ा होगा कि डीसी कंपोनेंट ज़ीरो करने की कोशिश करें, है ना। कहीं ना कहीं पे सर्किट्स में ये प्रॉब्लम करता है, अगर आपने हाथ से सर्किट्स बनाए हों और उनको चलाया हो तो उसमें डीसी जो है ना अक्सर जगहों पर पंगे करता है, तो हम उसको कहते हैं नॉर्मलाइज करके ना प्लस माइनस रेंज में ले आते हैं कि एवरेज उसकी ज़ीरो हो जाए, ठीक है, सिग्नल की। तो ये काइंड ऑफ वो काम हो रहा है कि अगर लेट से कि मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो -20 से लेकर 100 तक थी और डिफरेंट इसमें रैंडम वैल्यूज़ थी, तो मैं इसको अगर लेट से कि 0 to 1 रेंज में लेकर आना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं 0 to 1 भी नहीं लेना चाह रहा, मैं -0.5 से +0.5 रेंज में, यानी कि टोटल ओवरऑल 1 हो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मीन जो है वो 0। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, अगर कोई भी फीचर था जो x था वो इस रेंज में आ रहा था, तो सबसे पहले तो उसमें मीन का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसका मीन निकाल लूँ, इनका जो भी मीन आ रहा था उसको मैं x में से माइनस कर दूँ। तो x माइनस मीन करूँगा तो क्या होगा, ये डेटा 0 पे सेंटर हो जाएगा। यानी अगर मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ इधर 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 आ रही थी, इधर कम थी इधर ज़्यादा थी, तो मेरे पास मीन कहीं यहाँ पर निकलेगा, उसको जब मैं माइनस करूँगा तो ये सारे पॉइंट्स इधर मूव हो जाएंगे, तो वो जो वैल्यूज़ थी वो सारी कुछ इस किस्म की हो जाएंगी कि उनका मीन जो है ना वो मीन से कुछ आधी इधर आधी उधर टाइप की चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई मीन। दूसरी चीज़ है, अच्छा इसका जो स्पैन है वो भी बड़ा है, ठीक है। इसका स्पैन कितना बन रहा है, -20 से 100 तक जा रहा है, तो ये 120 का बन रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 120 से, ठीक है, जो कि मैं कह सकता हूं कि मैक्स माइनस मिन ले लूं, ठीक है, जो भी मैक्सिमम आ रहा है 100 उसमें से माइनस कर दूं -20 तो प्लस हो जाएगा और 120 बन जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये श्रिंक होकर -0.5 से +0.5 तक आ जाएंगी, ठीक है। तो यही बेसिकली हम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये किया हुआ कि साइज़ में से 1000 माइनस करके 2000 से डिवाइड, तो अज्यूमिंग कि 1000 इज़ मीन ऑफ
जो आपके बेडरूम साइजेस थे, इसी बेडरूम कह रहा हूँ जो हाउस के साइजेस थे। इसी तरह अगर नंबर ऑफ़ बेडरूम्स जो था वो उसकी एवरेज 2 आ रही थी, तो आप उसमें से 2 माइनस करके 5 से डिवाइड कर दें, तो ये भी आपके पास उस रेंज में आ जाएगा। तो जब आप फीचर को इस तरह से स्केल कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस रेंज में आ जाएगा जो कि -0.5 से 0.5 में है, और उस पर जब आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे तो वो जो हमने बड़े बड़े कंटूअर्स थे उनके बजाय वो एक उस रेंज के कंटूअर्स होंगे, तो आपको उस जगह पर नज़र आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड फीचर स्केलिंग। ठीक है, सो टिपिकली जो आपका है ना, आप क्या करते हैं, एक्स में से म्यू ओवर एस हम लिख देते हैं। म्यू हम मीन को कह रहे होते हैं, एस जो है रेंज को कह रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप लोग क्योंकि इलेक्ट्रिकल पढ़े हुए हो, जो जिसने इलेक्ट्रिकल ना पढ़े उससे नहीं पता होगा कि हम टिपिकली स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो आपको पता है ना कि आप कहते हैं मीन आपको ये बता रहा होता है कि एवरेज क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन बता रहा होता है कि फैलाव कितना उसका। ठीक है, डिविएट कितना करता है, आप हर वैल्यू को माइनस करते हैं मीन से और उसका स्क्वायर लेके उनका सम करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो उससे आपको एक तरह का काइंड ऑफ एवरेज चेंज कितनी आ रही है वो पता चल जाती है। आई थिंक स्टैंडर्ड डिवीजन कितना 60 समथिंग % ऑफ द एरिया कवर करती है ना, अगर वो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो तो ओवरऑल रेंज जितनी आती है उसका कुछ 60 समथिंग एक स्टैंडर्ड डिविएशन कर लेती है। 2 पे आगे जाएं तो वो 90 से ऊपर चला जाता है अगर यूनिफॉर्म क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो अगर। लेकिन एनीवे, सो इन प्रैक्टिस इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैक्स माइनस मिन से डिवाइड करें या स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करें, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट को एग्जैक्टली -0.5 से 0.5 तक नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत उसमें 3-4 गुना बड़े भी हैं तो इट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, तो पहली चीज़ ये होगी कि प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, फीचर स्केलिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ एक है अल्फ़ा का क्या रखें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, सो ये जो अल्फ़ा है ये अब हमारे हाथ में है कि हमने कितना रखना है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली हमने ये तो कहा है कि कुछ छोटा नंबर होना चाहिए, लेकिन छोटा जो है वो 0.00001 भी होता है और छोटा 0.1 भी होता है और छोटा 1 भी होता है। अगर 1000 से देखें तो 1 छोटा है और 10,000 से देखें तो 1000 छोटा है। ठीक है, तो कितना रखना है। ठीक है, सो टिपिकली अभी जो हमारे पास एक जो फ़र्क आया है ना कि हमने एक तो हमने हाइपोथेसिस बनाया था। ठीक है, जब हमने हाइपोथेसिस बनाया था एच ऑफ वो किसका फंक्शन था, एक्स का। और इसमें क्या प्रॉब्लम आया था कि अगर एक वेरिएबल था तो हमने इसको प्लॉट कर दिया था लाइन से। अगर 2 वेरिएबल होते, ठीक है, तो फिर क्या होता, ये मैं कहता x1 है, ये x2 है, अगेन ये 3D में एक लाइन बन जाती। ठीक है, 3 वेरिएबल होते तो मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता था, यही मसला था ना, क्योंकि हमने एज को भी देखना है। एक तो वो एक्सेस ले जाएगा और 2 एक्सेस जो है फीचर से आ जाएंगे, तो विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम में हम आ गए थे। ठीक है, लेकिन जो आपका जे ऑफ थीटा है उसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं ओवर टाइम, ओवर आइट्रेशंस, क्योंकि आप ग्रेडियंट डिसेंट चला रहे हैं तो आप आइट्रेट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हर आइट्रेशन के बाद या हर 50 आइट्रेशन के बाद या हर 100 आइट्रेशन के बाद आप कह सकते हैं कि यार ये मेरा जे ऑफ थीटा है और ये मेरी नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं। ठीक है, कि कितनी दफ़ा मैंने इसको चला लिया। इधर आप प्लॉट करके देखते हैं कि यार जे किस तरह जा रहा है। हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि जे किस तरह जाएगा, क्योंकि हम ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर रहे हैं तो हम पहली दफ़ा जब चलाएंगे तो वो कोई वैल्यू, कोई एरर की कॉस्ट वैल्यू कहीं पे भी आ सकती है रैंडम नंबर से। ठीक है, जब हम दूसरी दफ़ा चलाएंगे तो उसको थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि अब हम क्लोज आ रहे हैं, हम निचाई की तरफ जा रहे हैं, तो एरर कम होगा, तो हम एरर इधर प्लॉट करें तो हमारा ओवरऑल एरर जो है ना वो कम होता जाना चाहिए। ठीक है, टिल वी रीच अ स्टेबल स्टेट काइंड ऑफ। ठीक है, कि जिसमें वो कोई ज़्यादा कम ना हो रहा हो। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट करें। ठीक है, और जब हम इस जगह पे पहुँच जाएँ कि जब हमारे पास ये ज़्यादा कम ना हो रहा हो, ठीक है, लेट से कि ये 100 आइट्रेशन थी, ये 200 थी, ये 300 थी, लेट से हम 1000 आइट्रेशन पे पहुँचे तो हमने देखा कि यार 1100 1000 से 1100 पे चेक किया तो उनमें कोई खास फ़र्क ही नहीं पड़ा था। इसका मतलब है कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्ज कर चुका है और हम रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, जहाँ पर हम अपना एक चेक भी लगा सकते हैं जो ऑटोमेटिकली कह दे
यानी एक तरीका ये है कि हम बार बार चलाएं, हम कहें अच्छा अब अगले 100 चला दो, फिर उससे अगले 100 चला दो आइट्रेशन, ठीक है, और फिर वो बताता जाए, ठीक है। एक ये है कि हम उसे कहेंगे यार उस वक्त तक चलते रहो जब तक एरर एक ख़ास रेंज से कम ना हो जाए। अगेन तब हमें वो ख़ास रेंज बतानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे यार जो इधर इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस अगर 10⁻³ से कम है या 10⁻⁴ से कम है, इसका मतलब है कि हम ये 0.0001 से कम का फ़र्क पड़ा है अगली 100 आइट्रेशन में, तो बस ठीक है पहुँच गए। लेकिन पॉइंट ये है कि फिर अल्फ़ा के बजाय हमें ये नंबर चूज़ करना पड़ेगा, तो अगेन हमें चूज़ करने का एक नया प्रॉब्लम भी होगा। और ये एक्चुअली प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम क्या अल्फ़ा चूज़ करना है या क्या ये नंबर चूज़ करना हो, ये थोड़ा सा कह लेंगे ये वेरी बहुत करता है। हो सकता है बाज़ का आप थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट में भी इंटरेस्टेड हो, वो 0.001 में भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और बाज़ का आप ना इंटरेस्टेड हो, ठीक है। इसी तरह अल्फ़ा जो है उससे भी हम अभी देखते हैं कि और प्रॉब्लम क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम इस प्लॉट को भी साथ देखें। इन प्रैक्टिस आपको चाहिए कि आप ये प्लॉट को देखें, उसके दो फायदे होंगे। यहाँ पर आप चेक तो बेशक वो लगा लें जो भी लगाना है, ठीक है, कि चेक ना भी लगाएं एटलीस्ट आप वो डिफरेंस प्रिंट करते जाए कि क्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा कि आप किधर हैं, बल्कि अगर ये ग्राफ ही कुछ इस तरह का बन जाए कि आपने प्लॉट करना शुरू किया और ग्राफ इस तरह का जाना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि हमारी हर आइट्रेशन पे बजाय एरर कम होने के एरर बढ़ रहा है। और इसकी हमने एक वजह पढ़ी थी कि अगर हम, क्योंकि हम एक्चुअल में तो इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो टिपिकली उसकी वजह क्या होती है कि अल्फ़ा बड़ा होता है। कि हम इधर पहुंचे, हमने कहा कि इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन हमने स्टेप साइज जो है ना वो छोटा रखने के बजाय बड़ा रखा था कि यार हम 10 स्टेप आगे चले जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में इधर गए तो ये पॉइंट आ गया, तो हम इधर के बजाय इधर पहुँच गए, ठीक है। इधर से हमने कहा कि अच्छा यार इस तरफ जाना था, 10 स्टेप आगे जाओ, वो कोई यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है, तो वो हम इस तरह करके काइंड ऑफ डाइवर्ज जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हमने अल्फ़ा एक्चुअली बड़ा रख। तो टिपिकली अगर इस किस्म की कोई शेप बन रही है तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा बड़ा है, ठीक है। सो आपके पास नॉर्मल तो ये तरीका है, ठीक है, कि आप इसको देखें और देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं, जब ये बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, तो हम ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस टेस्ट रख सकते हैं कि वो 10⁻³ से अगर कम है या कुछ कम है इस किस्म का, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये वाली शेप आपको काफ़ी कुछ बता रही है। तो अगर आपके पास, अच्छा फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको बता दिया, अगर इस किस्म की शेप है या अगर इस किस्म की शेप है कि थोड़ी देर नीचे जाता है फिर ऊपर चला जाता है, थोड़ी देर नीचे जाता है फिर ऊपर चला जाता है, इसका भी मतलब है कि कोई इस किस्म की गड़बड़ होगी है, ठीक है। तो आप इसका मतलब है कि अल्फ़ा को कम करके दोबारा चला दें, ठीक है। तो अल्फ़ा को कम करके दोबारा आइट्रेशन चला देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको एक अर्ली चेक मिल जाएगा, यानी कि आप इसको अगर आपने इस तरह चलाया हुआ है कि हर 100 आइट्रेशन के बाद आप ये वाला प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो आपको 200-300 आइट्रेशन के बाद पता चल जाएगा कि यार कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है। आप कहेंगे इसको सिमुलेशन को इधर ही रोक दो, अल्फ़ा को छोटा कर दो, ठीक है। तो अल्फ़ा को आप छोटा करेंगे फिर दोबारा चला देंगे और फिर देखेंगे जब तक आपके पास जो हमारा नॉर्मल कर्व था ना डिक्रीजिंग काइंड ऑफ, वो आ जाए, तो इसका मतलब है कि आप कुछ काम ठीक कर, ठीक है। तो अगर हमारा अल्फ़ा ठीक रेंज में है तो मैंने आपको बताया था कि हमारा कर्व इस किस्म का कुछ बनेगा, राइट, ठीक। इसमें भी थोड़ी सी ये हो सकता है कि मैं अल्फ़ा बहुत छोटा होगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा छोटा होगा तब भी कर्व ठीक बनेगा, लेकिन तब वो होगा कि ये 100 के बजाय 1000 आइट्रेशन के बाद इधर पहुंचा, ठीक है, या मिलियन आइट्रेशन के बाद इधर पहुंचा 1 मिलियन। इसका मतलब है कि अल्फ़ा बहुत छोटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा की चॉइस जो है ना वो फिर आपका एक छोटा सा प्रॉब्लम बन जाती है। टिपिकली क्या करते हैं हम कि हम ना जब ऐसी चीज़ें चूज़ करनी हो, चाहे वो अल्फ़ा हो या कहीं भी किसी भी एल्गोरिथम में कोई चीज़ चूज़ करनी हो, ऐसा थ्रेशोल्ड टाइप की चीज़, तो वी नॉर्मली स्टार्ट विद सम वैल्यू और फिर हम उसको किसी ख़ास टाइम स्केल करते जाते हैं। जिस तरह मैं 10 टाइम्स अगर स्केल करूँगा, 0.001 से स्टार्ट किया और मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ऐसा कन्वर्ज कर रहा है, रोक दिया, मैंने कहा 0.01 से ट्राई करो, 0.01 से ट्राई किया, फिर लगा कि ये तो बहुत ही ऐसा है, इसमें तो ये कोई गोलाई आना ही नहीं शुरू हुई या बहुत ही मतलब स्लो जा रहा है,
ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वो थोड़ा सा आगे गया होगा, फिर थोड़ा सा आगे गया होगा, ठीक है। वो यार ये तो कॉस्ट फंक्शन बहुत कम तरीका जा रहा है, आप उसको 10 टाइम्स और बढ़ा दो, 10 टाइम्स और बढ़ा दो, अनलेस यू फाइंड अ नंबर जिसमें वो उल्टा डाइवर्ज होना शुरू हो जाए, ठीक है। जब डाइवर्ज होना शुरू हो जाए आपको नहीं 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 यार ये तो कुछ ज़्यादा हो गया है, वापस वाले आ जाओ, उनके दरमियान का नंबर ट्राई करो, ठीक है, और करो। इसमें भी टिपिकली जो ज़रूरी नहीं है कि आप 10 टाइम्स करें, आप इसको उसका दरमियान में भी रख सकते हैं। टिपिकली इट्स अ गुड आइडिया कि आप उसको 3 टाइम्स करते जाएं, तो 3 टाइम्स करेंगे तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 0.1 ट्राई करते हैं तो ये भी रफली उसके 3 टाइम्स ही है, यानी 33 का 3 टाइम्स 100 होता है ना, तो आप यानी काइंड ऑफ 3 गुना करते जाएं तो आप 1 पे आते जाएंगे, और कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स करते जाएं तो आपकी ग्रैनुलैरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। मगर इसका कोई मैंने जो प्रैक्टिस में देखा है जब हमने खुद चीज़ें की थी, ऐसी कई चीज़ों का ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यानी ये इंट्यूशंस हैं जो हम बता रहे हैं। आप ट्राई करने जाएं 10 साल बाद हो सकता है कि आपके पीसीज जो हैं वो इतने तगड़े हो गए हों कि आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकें, या आपके पास पीसी इतने तगड़े नहीं है इस वक्त, तो आप उसको फर्स्ट गो में 10 टाइम्स या मे बी उससे भी ज़्यादा इंक्रीमेंट करते जाएं, ठीक है। और जब आपको जैसे ही डाइवर्ज हो तो उसके दरमियान में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कई दफ़ा इसका ऑपोजिट अप्रोच रखता होता हूँ कि मैं 2 एक्सट्रीम्स ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा हो ये थोड़ी सी एक्सट्रीम है, उस पर चले जाओ, कोई बात नहीं, डाइवर्ज ही होगा। अगर ना डाइवर्ज हुआ तो मैं अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर लूँगा कि यार नहीं ये एक्सट्रीम नहीं थी, इससे आगे, इससे भी आगे क्या एक्सट्रीम लगती है, उस पर चले जाओ, ठीक है। उस पर चला गया, देखा कि ये तो डाइवर्ज हो गया, ठीक है। अच्छा इसका मतलब वाकई एक्सट्रीम आ गई, अखीर आ गई, ठीक है, अखीर आ गया तो उनके हाफ पे आ जाओ, ठीक है। तो हाफ पे देखो कि उसके हाफ पे तो नहीं एक्सट्रीम बन रही, तो जो सेम पॉइंट था उससे हाफ को ट्राई किया, अगर वो एक्सट्रीम नहीं बन रही तो उन दोनों का हाफ ले लो, अगर वो एक्सट्रीम बन रही है तो इन दोनों का हाफ ले लो। काइंड ऑफ लाइक न्यूटन्स मेथड, नहीं वो होता था, पढ़ा होगा आपने, न्यूमेरिकल मेथड्स का कोर्स पढ़ा हुआ है, वो जब आप पढ़ेंगे उसमें एक न्यूटन मेथड होता है जिसमें आप हाफ हाफ करते जाते हैं। मैं डिबगिंग में भी कई दफ़ा ये कर रहा होता हूँ कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ ब्लॉक्स लगे हैं और यहाँ से इनपुट आनी है, यहाँ से आउटपुट आनी है, और वो नहीं चल रहा, सो अब प्रॉब्लम तो 10 ब्लॉक्स में से कहीं पे भी हो सकता है, तो कहाँ से करें। एक तरीका होता है कि आप स्टार्ट से जाएं और हर ब्लॉक की आउटपुट को देखना शुरू कर दें। एक है कि जहाँ से गलत हो रहा है वहाँ से बैक ट्रेस करेंगे, पिछले पे गलत हो रहा था या उससे पिछले पे गलत होता, तो मैं अमूमन ये करता हूँ कि मैं दरमियान में देखता हूँ कि गलत हो रहा है कि नहीं। अगर दरमियान में गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि गलती इससे पीछे थी, अगर दरमियान तक ठीक हो गया इसका मतलब है ये सारे निकल गए, अब अगले के दरमियान में आ जाओ, ठीक है। तो रफली आप इस तरीके ज़रा फास्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी तक जो हम कर रहे थे उसके अंदर हमने ये किया था कि हमने जो इक्वेशन चूज की थी वो एक लाइन थी, इसलिए हम उसको कहते थे लीनियर रिग्रेशन। वी स्टार्टेड विद यूनिवेरिएट जिसमें एक ही फीचर था, एक्स था सिंपल, फिर हमने मल्टीवेरिएट पढ़ ली जिसमें हमने कहा कि एन फीचर्स हों, उन पे भी चल जाए, ठीक है। तो स्टिल वो एन फीचर्स के साथ भी वो बनती लाइन ही थी, लेकिन वो एन डायमेंशनल स्पेस में लाइन बनती थी, ठीक है। लेकिन हमने अभी जो ये ग्राफ ही देख रहे थे, जो लेट से ये वाला था जिसको हम अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं, लाइन इज नॉट अ वेरी गुड फिट। इसमें जो बेस्ट लाइन होगी वो कुछ इधर से गुजर जाएगी, ठीक है, इसी तरह की कुछ बन जाएगी, लेकिन इधर उसका गैप बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, इधर भी इसका गैप बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन स्टिल लाइन के हिसाब से मिनिमा वही बन सकता था, क्योंकि और कोई भी लाइन फिट अगर करूँगा तो वो इसको इतना अच्छा अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकती। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि हम लाइन पे ही क्यों करें, हम कोई और तरीका क्यों ना करें। तो जो हमने अभी तक एल्गोरिथम पढ़ा है वो तो हमें नहीं रोकता, यानी ग्रेडियंट डिसेंट को तो क्या चाहिए, ग्रेडियंट डिसेंट को बस पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। जो भी हम फंक्शन बनाएंगे उसके पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाल लिए थे इस केस में, लेकिन आप किसी और फंक्शन के भी पार्शियल डेरिवेटिव तो निकाल सकते हैं ना, अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो आप उसके हिसाब से, क्योंकि उसको वो चाहिए कि यार नीचे की तरफ जाना किस तरफ, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट को तो सिंपल डायरेक्शन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव ही चाहिए ना, तो आप कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते थे। फॉर एग्जांपल कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मेरे पास एक घर है, उसका एक फ्रंट है
और एक डेप्थ है, ठीक है। तो मैं इनको दो फीचर बना सकता हूँ, ठीक है, कि एक मेरे पास ये आ सकता है कि यार थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू फ्रंटेज प्लस थीटा 2 इंटू डेप्थ, और इस पर लीनियर रिग्रेशन लगाने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन आपकी कॉमन सेंस ये कहती है कि यार हम फ्रंटेज और डेप्थ के बजाय एरिया में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो हमें एक फीचर एरिया का डाल देना चाहिए। तो एरिया जो है वो डेप्थ इनटू फ्रंट है, ठीक है, डेप्थ इनटू ब्रेड्थ जो है वो आपका एरिया आ जाता है। तो हम एक नया फीचर बना सकते हैं एक्स, और उसके हिसाब से भी चल सकते हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन से ही अप्रॉक्सीमेट करना चाहें, आप किसी और चीज़ से भी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कर दूं थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स प्लस थीटा 2 एक्स स्क्वायर, इस केस में मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि साइज ही लो लेकिन साइज का स्क्वायर भी ले लो, ठीक है। तो क्या अब मिसाल के तौर पर आपको ये पता है, हमने शुरू में ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमारी लाइन इस तरह की होती है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर लूं तो वो इस किस्म का शेप बनती है, ऐसे ही है ना। इसी को मैं माइनस कर दूं, यानी उसके साथ जो थीटा है वो माइनस आ गया, तो ये इस किस्म की शेप बन जाएगी, ठीक है। और वो जो थीटा है वो इसको स्केल भी कर रहा है, यानी कि मैं इसको इस किस्म की शेप भी बना सकता हूँ, ठीक है। हमने पहली क्लास में पढ़ा था ना कि अगर मैंने एक ग्राफ को चौड़ा करना है, ठीक है, तो मैं x के बजाय x/2 कर दूंगा तो वो डबल हो जाएगा चौड़ा, ठीक है, और x/4 कर दूंगा तो 4 गुना चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा जो है, अगर ये थीटा मैं 0.1 कर दूं तो ये 10 गुना चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरे पास x स्क्वायर का ग्राफ है, मैं माइनस एक्स स्क्वायर कर दूंगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं शेप अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ ना कि ये मुझे लगता है कि ये एक्स स्क्वायर का उलट अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, और फिर ये जिस हिसाब से जा रहा है इसके हिसाब से अगर मैं इसको कर्व कर दूँ, कर्व इसको थोड़ा बढ़ा दूँ या घटा दूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि x²/2 कर दूंगा तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। फिर मुझे इसको मूव करना है किसी ऐसी जगह पे, यानी इसको थोड़ा सा इधर लेके जाना है, ठीक है। तो ये जो थीटा 0 है ये काम करता है, ठीक है। थीटा 0 इसको उठा के इसका इंटरसेप्ट पॉइंट चेंज कर देगा, ठीक है। तो यही वाला ग्राफ उठ के अगर मैं इस जगह पे बना दूंगा तो ये इसको बड़ा ठीक से अप्रॉक्सीमेट कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि फिर ये हो सकता है कि ये लाइन के बजाय ये उसको ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट कर रहा हो। इसी तरह अगर मैं इसमें, मुझे लगता है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, मुझे तो ऊपर की तरफ जाना है, तो मैं इसके साथ x³ का फैक्टर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। x³ क्या करता है, x³ आपका इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है, और वो इस रेंज में स्क्वायर की तरह का ही होता है, लेकिन स्क्वायर जो है ना वो उससे स्लो ग्रो कर रहा होता है। अगर ये स्क्वायर ग्रो कर रहा है ना तो x³ इस तरीके से ग्रो कर रहा होता है, राइट। तो x³ को भी आप स्केल करके इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये कई दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से अप्रॉक्सीमेशन कर सकते होंगे। मशीन लर्निंग से हट के भी, यानी जब आप कैलकुलेटर पे साइन ऑफ x निकालते हैं, कॉज ऑफ x निकालते हैं, टैन ऑफ x निकालते हैं या e⁻x निकालते हैं, तो टिपिकली ये नहीं हो रहा होता कि वो कोई ट्रायंगल बनाए और उसके परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करे। उनकी बहुत अच्छी पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशंस हैं जो यूज़ हो रही होती हैं। आपने कैलकुलस पढ़ी हो तो उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी टेलर सीरीज़, ठीक है। तो टेलर सीरीज़ में जो है ना वो पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेशन होता है, कुछ मल्टीप्लिकेशन एडिशन से आप उसका बड़ा अच्छा निकाल सकते हैं कि वो क्या। आप लोगों को डेरिवेटिव की लास्ट टाइम जब एक मुझे शौक मिला था कि डेरिवेटिव का नहीं पता, उससे मैं आपको एक साइड टिप दे देता हूँ। आप गूगल पे सर्च करना एसेंस ऑफ कैलकुलस। मैंने पहले भी आपकी क्लास को वैसे शेयर की थी, मगर मुझे लगता है कि तुसी वेखी कोई नहीं, ठीक है। सो एसेंस ऑफ कैलकुलस
इसी तरह एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। ये एक यूट्यूब सीरीज़ है 10-10 मिनट की, ठीक है, और ये बंदे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है मेरा ख्याल है 3 Blue 1 Brown उसका नाम, ठीक है। मुझे ब्राउन और ब्लू में मिक्स हो जाता है, पहले कौन सा आता था, मेरा 3 समथिंग एंड 1 समथिंग है उनमें से, ठीक है। सो ग्रांट हैंडरसन शायद नाम है बंदे का, ठीक है। सो ये बड़ी मेहनत करके इसने ना कुछ वीडियोस तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनाई हुई हैं, कुछ जो है वो किसी और सोर्स से भी देखी जा सकती हैं, लेकिन ये आप इस कोर्स के लिए नहीं मैं कह रहा, ये इन जनरल हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जो एक कैलकुलस की इंट्यूशन होनी चाहिए ना कि हो क्या रहा है, डेरिवेटिव इंटीग्रल वगैरह क्या कर रहे हैं, तो वो आप ज़रूर देखें, ठीक है, कि ये इसको चेक करें। मेरा ख्याल है 10-12 वीडियोज़ हैं 10-10-15 मिनट की शायद, ठीक है। तो आप रोज़ की एक भी देखें तो 10-12 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएंगी। नहीं समझ आई तो दोबारा देख लें, लेकिन उसमें ये ग्राफिकली क्या हो रहा होता है जब आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, इंटीग्रल ले रहे होते हैं, क्यों ले रहे होते हैं, ठीक है। कई दफ़ा बच्चे जो है ना वो डिसइंटरेस्टेड कोर्स में इसलिए हो जाते हैं कि उन्हें वो समझ ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। मैथमेटिक्स में इन जनरल मैंने देखा है कि मैथमेटिक्स को या कोई बंदा बहुत पसंद करता होता है या उससे नफरत करता होता है, दरमियान वाले बड़े कम लोग होते हैं, ठीक है। अब मुझे मैथमेटिक्स शुरू से ही पसंद है बहुत, ठीक है। अब मुझे आगे कोई आगे कहता है ना कि यार मुझे तो जहर चढ़ती है मैथमेटिक्स देख, ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आती, ठीक है। लेकिन मैं जब थोड़ा सा डिग करता हूँ तो वो अमूमन ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि वो उसकी नोटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि एक्स आ गया, वाई आ गया, जी आ गया, यानी जो उसके पीछे मीनिंग है ना वो नहीं किया होता। और कई दफ़ा स्कूलों में ये थोड़ा सा गलत तरीका है, पाकिस्तान में ये मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जी मैथ्स अच्छा होता है प्रैक्टिस से, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। मैथ्स अच्छा प्रैक्टिस से नहीं होता, ठीक है। वो जो चैप्टर था उसमें 15 सवाल थे, वो 15 सवालों के पीछे जो चैप्टर में लिखा हुआ था ना वो अगर आपको समझ आ गया ना तो वो 15 सवाल आप निकाल लेंगे, ठीक है। उन 15 में से आपने अगर 7 सवाल मुश्किल वाले निकाल लिए तो इसका मतलब है कि आपको आ गया, ठीक है। अगर वो आपसे नहीं निकले तो आपको नहीं आया, और वो निकालने के लिए आपको कोई इसका सलूशन सामने रख के उसको जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीछे से चैप्टर को समझ के उधर वो अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर आपने पीछे से समझ लिया तो वो आपको समझ आ जाएगा। जब आपको उसकी थोड़ी सी विजुअल अंडरस्टैंडिंग करना शुरू हो जाते हैं ना तब आपको लगता है कि ये जो एक्स वाई है ना ये तो सिंपल बाय प्रोडक्ट है, ये तो खुद ही जिस तरह अभी हमने ग्रेडियंट डिसेंट समझा, हमें कंसेप्चुअली समझ आ गया कि यार हम निचाई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे सिर्फ उसकी नोटेशन है कि यार पार्शियल डेरिवेटिव हमें बताता है कि निचाई किस तरफ है, ठीक है, और वो हमने कैलकुलस से समझी हुई है। अगर वो हमें नहीं समझ आई तो ये वाली इसमें आप डेरिवेटिव की जो उसने एक्सप्लेनेशन दी आप जाके सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि वो क्या सिंपल। अगर आपको ग्रेडियंट नहीं समझ आया, ग्रेडियंट हमने लिखा नहीं है, ग्रेडियंट इज एक्चुअली अ वेक्टर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, और उससे आपका वो वेक्टर बन जाता है। खान एकेडमी के ऊपर भी ग्रेडियंट के ऊपर एक 3-4 वीडियोज़ हैं जो कि आपको उसने थोड़ा सा ग्राफ को 3D ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन किए हुए हैं अगर आप वो समझना चाहें, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ साइड नोट फ्रॉम, ठीक है। सो ये ज़रूर करना है, स्पेशली जो आप में से अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना उन पे मुझे अफसोस हुआ था, ठीक है, कि जिनको मैं आपको तीसरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों में से तेज़ लोग हो, ये नहीं है कि मसला है, ठीक है। मसला ये है कि आपने एक चीज़ को गलत तरीके से समझने की कोशिश की हुई है, तो उसको सही तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो इट डजंट टेक दैट मिस्टेक। अभी मुझे याद इसलिए बीच में आ गया क्योंकि मैंने टेलर सीरीज़ का जिक्र किया, और टेलर सीरीज़ के ऊपर भी ग्रांट की वीडियो जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करती है। मैंने भी एक बनाई थी, मैंने भी ज़िंदगी में एक वीडियो बनाई है जो कि मैंने दिल से बनाई है, वो इमेजिनरी नंबर्स पे है जो जब आप चैनल को खोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी मैंने रेफ़र किया हुआ उस टेलर सीरीज़ वाली वीडियो को, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है, बट वो मेरा एक बिट फंसी हुई थी कि यार ये इमेजिनरी नंबर जो है ना इनका जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 था ये मेरे दिमाग में मिशाड़ा रहता था कि यार ये इट डजेंट मेक सेंस बिकॉज माइनस वाले नंबर का तो
स्क्वायर रूट नहीं हो सकता ना, कोई चीज़ स्क्वायर होकर माइनस तो नहीं आ सकती, ठीक है। तो उसको आंसर करने के लिए बनाई थी, मगर हम वो डिस्कस किया तो डाइवर्ज हो जाएंगे ज़्यादा, तो 5 मिनट मैंने पहले ही ले लिया इसमें। ओके, नाउ कमिंग बैक, तो हम स्क्वायर में भी काइंड ऑफ स्क्वायर फीचर भी ले सकते हैं, क्यूब भी ले सकते हैं। अगर क्यूब डालेंगे तो ये वापस ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो सो वाई नॉट कि हम वाई हम लाइन ही लें, ये कोई नेसेसरी नहीं है, हम स्क्वायर क्यूब इस किस्म की टर्म्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उस केस में ये उसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि स्क्वायर जो है वो आगे नीचे की तरफ चला जाएगा, क्यूब जो है वो वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब आप अगर साइज उसका स्क्वायर उसका क्यूब ले रहे हैं तो वहाँ पर भी फीचर स्केलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आपका साइज जो था वो 1000 था, उसका स्क्वायर जो होगा वो मिलियन हो जाएगा, उसका क्यूब जो है वो बिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर फिर फीचर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, तो वहाँ पर आप उसकी स्केलिंग कर लें, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप चॉइस ऑफ आप हमेशा x और x स्क्वायर और x क्यूब ही रखें, कोई और फंक्शन भी आपको लग सकता है। कौन सा फंक्शन है जो इसको फिल करता है? आपको लगता है कि जी स्क्वायर रूट ऑफ x है, वो अच्छा फिट हो सकता है इस जगह पे, तो आप इधर स्क्वायर रूट ऑफ x लगा दें, ठीक है। 1/x क्यूब लगता है, ठीक है। मतलब जिस तरह अभी हमने ये देखा था कि x क्यूब जो है वो इस किस्म का बनता है, ठीक है। तो इसका रिवर्स जो होगा, अगर y को इधर और x को उधर कर लूँ तो वो ये बन जाएगा, ठीक है। आपको लगता है ये वाला बन जाएगा फंक्शन, या आपको कोई भी ऐसा फंक्शन जहन में है आप उसके हिसाब से बना लें, ठीक है। तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने उस पर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना है तो पार्शियल डेरिवेटिव फिर उसका आपको पता होगा उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स तो डेरिवेटिव्स में ज़रा आसान वाले डेरिवेटिव होते हैं ना, क्योंकि बाकी को आप कांस्टेंट अज्यूम करते हैं तो वो 0 हो जाते हैं, यही रह जाता है, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पर जिन लोगों ने थोड़ी बहुत कैलकुलस या लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है उनको एक क्वेश्चन अमूमन ज़हन में ये आता है कि ये जो हम आइटरेटिवली सॉल्व कर रहे हैं, कि एक एक करके उधर जा रहे हैं, क्या हम इसको एनालिटिकली नहीं सॉल्व कर सकते कि इसका सोल्यूशन निकाल लें किसी तरह, ठीक है। जिस तरह लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करते हैं तो सीधा आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा अगर आपने पढ़ा हो तो एक्चुअली आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हम कहते हैं कि हम आप नॉर्मल इक्वेशन से इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एक एक स्टेप करके इधर आ रहे हैं, राइट। जो नॉर्मल इक्वेशन मेथड है वो ये है कि आप थीटा को सिंगल शॉट एक ही स्टेप में पूरा सॉल्व करके रिजल्ट निकाल लें, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 डायमेंशनल होता हमारे पास ये, ठीक है, तो हमारे पास हमने थीटा का स्क्वायर तो तब हमारे पास लेट्स से कि ये जे ऑफ थीटा होता, ठीक है, और हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो 1D केस में एक ही थीटा था और उसके हिसाब से हमने सॉल्व करना था, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एक ही वेरिएबल और उसका मिनिमा निकालना हो, यानी कि सिर्फ थीटा है उसकी इक्वेशन है ये, मैंने निकालना है कि थीटा जे ऑफ थीटा मिनिमम कब होगा, यानी ये वाला वेरिएबल एक ही है, थीटा एक ही है और जे ऑफ थीटा का ये ग्राफ है और ये ग्राफ की इक्वेशन है लेट से, और मैंने इसका मिनिमा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? नहीं, एक तो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, अगर आपने वैसे सॉल्व करना होता कागज़ पे तो क्या करते, डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू 0 पुट करते, और वो आपके पास जब डेरिवेटिव लेते तो जो भी इक्वेशन आती है उसको सॉल्व कर लेते, आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। जिस तरह ये इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू 0 पुट किया और उसको सॉल्व कर दिया थीटा के लिए, ठीक है। सो यही काम आप कर सकते हैं फॉर ऑल वेरिएबल्स एज वेल, ठीक है, कि आपके पास जे ऑफ थीटा है, आप तमाम वेरिएबल्स का पार्शियल डेरिवेटिव लें, उन तमाम वेरिएबल्स का पार्शियल डेरिवेटिव 0 पुट कर दें और उसको थीटा के लिए सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप उनको सॉल्व करेंगे। अगर उतनी इक्वेशन आपके पास बन जाती हैं जितने अननोन हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली नॉर्मल इक्वेशन मेथड बन जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 4 एग्जांपल्स हैं तो हम एक वो जो हमारा था ना x0,
अगर मैं वो ले लूँ ये जिसको 1 रखना था, ये x0 हो गया, x1 x2 x3 x4 हो गया, और इनको हम एक मैट्रिक्स बना दें, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो पूरा ट्रेनिंग सेट था, जो इस केस में 4 का था, आपने ये 4/5 मैट्रिक्स बना दी, राइट। और उसको आपने थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाला y आ गया, और वो थीटा हमने निकालने, ठीक है। कौन से थीटा होंगे जो कि जिनसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, ठीक है। तो अगर आपने लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा पढ़ा हो, ठीक है, तो आपको पता है कि थीटा को हम इस तरह कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती ना, यानी कि अगर मेरे पास होता x थीटा इज इक्वल टू y, ठीक है, सॉरी ये स्मॉल x थीटा इज इक्वल टू y कह लो, बल्कि सॉरी मैट्रिक्स है तो कैपिटल x होगा। उसकी एक एग्जांपल जो थी वो स्मॉल x थी, लेकिन पूरी मैट्रिक्स कैपिटल x थी। हमने कहा था कि हम कैपिटल x उसको देखें। अगर मैंने इसको सॉल्व करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, यही है ना। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, तो थीटा निकल आएगा, डायरेक्टली क्यों ना निकाल लें, ठीक है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा कैच ये है कि अगर एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ना हुई तो उसका इन्वर्स तो नहीं निकलता, ठीक है। तो फिर क्या करें, ठीक है। तो ये जो पीछे काम हुआ है ना, ये एक्चुअली वही हुआ है कि अगर उसका डायरेक्ट इन्वर्स ना निकल रहा हो ना, तो आप क्या करते हैं, आप एक्स ट्रांसपोज एक्स जब लेंगे ना, तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ ना, तो आपके पास एक्चुअली एक्स ही आ जाता है, एक्स इन्वर्स ही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स ट्रांसपोज का इन्वर्स है, ये एक्स का इन्वर्स है। और अगर आप दो का फुल का इन्वर्स ले रहे हो तो नीचे वापस में वो स्वैप हो जाते हैं, और एक्स ट्रांसपोज का इन्वर्स इससे कट जाता है, तो ये एक्स इन्वर्स वाई ही बनता है एक तरह का। लेकिन इसमें वो वाली लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है कि एक्स हैज़ टू बी स्क्वायर, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग एग्जांपल्स अगर ज़्यादा हैं तो फिर भी ये चल जाएगा, क्योंकि एक्स ट्रांसपोज एक्स जो है ना, ये हमेशा स्क्वायर बनेगी, और इसका फिर आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, और उस इन्वर्स को आपने एक्स ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उसके कॉलम्स जो होंगे वो इसकी रोज के बराबर ही होंगे, ठीक है। ये भी आपकी स्क्वायर नहीं है, ऑब्वियसली अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब आपने इससे मल्टीप्लाई करना है एक्स ट्रांसपोज एक्स है, तो इसके कॉलम्स हमेशा उसकी रोज के बराबर आ जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो सकते होंगे। तो एक्चुअली हमने करना एक्स इनवर्स वाई था, लेकिन हमने क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्स स्क्वायर हो, तो हमने ये वाला काम किया, क्योंकि एक्स की डायमेंशन m है, एग्जाम्पल्स एक्स की डायमेंशन n है, n फीचर्स हैं, एग्जाम्पल्स हमारे पास m है, ठीक है। तो n और m का बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्टली थीटा निकल आता है, ठीक है। तो ये पूरा जो ग्रेडियंट डिसेंट था उसकी ज़रूरत असल में थी नहीं। तो अगर आप लोगों ने पहले मैथ सही पढ़ा होता तो आप मुझे, जब मैं ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ाने लगा था, आप उसी वक्त कह देते कि सर ये क्यों कर रहे हैं, ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा आता हो तो ये आप कर सकते हैं। पढ़ा हुआ लीनियर अलजेब्रा कि नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। सो यू मिस द चांस, ठीक है। नहीं ऑनलाइन पढ़ा था, ये चंगा बन है, ठीक है। जब जॉब इंटरव्यू में जाओगे ना, अगले को कहोगे ऑनलाइन पढ़ा, उन्होंने कहना इन्हों तो फर्क करो, ठीक है। फ्रीलांसिंग भी नहीं होती ऐसे, ठीक है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो हर एक्स है ना, उसमें आपने हर एग्जाम्पल का ट्रांसपोज रख के ये वाले एक्स मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है। और उसका आप एक्चुअली उसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो आपके पास थीटा डायरेक्टली निकल आएंगे, ठीक है। अगर आप ऑब्वियसली इन्वर्स कैलकुलेशन इसके अंदर एक स्टिल स्टेप है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, बाय हैंड भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके अगर हज़ारों ट्रेनिंग एग्जांपल हैं तो बाय हैंड निकालते हुए तो फोत हो जाएंगे हम लोग हैं, तो इसलिए कंप्यूटर अल्लाह का शुक्राने के नफल पड़ेंगे, किसी ने कंप्यूटर ईजाद कर दिए हैं और उसके ऊपर लाइब्रेरीज भी बना दी हैं। टिपिकली आप मैटलैब या ऑक्टेव यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप पी इन्वर्स एक ये लाइन लिखेंगे तो आपका सीधा सीधा सोल्यूशन निकल आएगा कि हमने ये करना था। एक्स ट्रांसपोज टिक का मतलब होता है इन्वर्स ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया,
इस पूरे का इन्वर्स लिया, इन्वर्स के लिए पी इन्वर्स एक फंक्शन है, इन्वर्स भी है लेकिन पी इन्वर्स स्टैंड्स फॉर सूडो इन्वर्स, ठीक है। तो उस पर मैं बताता हूँ कि उसको थोड़ा सा फ़ायदा भी है। सूडो इन्वर्स लिया तो ये चीज़ निकल आई, उसको एक्स ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, टिक लगा हुआ है इसके अंदर, उससे मल्टीप्लाई किया और उसको वाई से मल्टीप्लाई किया, तो सीधा वन शॉट में आपके पास थीटा निकल आए, ठीक है। तो थीटा हम कैलकुलेट कर सकते थे, ग्रेडियंट डिसेंट असल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, जब आप ये यूज़ करेंगे ना तो ये डायरेक्टली मिनिमम आपको जो थीटे पे मिनिमम मिलता है वो आपको बता देगा। टिपिकली इसके लिए आपको फीचर स्केलिंग की भी ज़रूरत नहीं रहती है। अगर फीचर्स आपके वेरी भी करते हैं, ये स्टिल आपको इन्वर्स निकाल के दे देगा, ठीक है। सूडो इन्वर्स वाले क्वेश्चन में बाद में आता हूँ, ठीक है। तो उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन फ़ायदा मैं बता दूंगा, ठीक है, कि क्या है, ठीक है। सो अब आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि सर ने अभी 2 क्लासें ग्रेडियंट डिसेंट पे जाया की, तो इसके हम प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं दोनों के, कि जो आपका ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें आपको अल्फ़ा चूज़ करना पड़ता है, इसमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको इटरेशंस करनी पड़ती हैं, यानी काफ़ी सारी इटरेशन के बाद, इसमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है, एक ही शॉट में आंसर आ जाता है। तो ये तो इसके हो गए प्रोज। कॉन्स क्या हैं? कॉन्स है कि अगर एन बहुत बड़ा हो जाए तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो थोड़ा फिर आउट परफॉर्म करना शुरू कर देता है दूसरे मेथड को। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वर्स कैलकुलेशन है ना, ये स्केल इतना अच्छा नहीं होता। स्केल अच्छा ना होने, जब हम कहें ना किसी चीज़ को, इसका मतलब है कि जब इनपुट ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत स्लो ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। सो ये आपने अगर वो ये n बाई n मैट्रिक्स का इन्वर्स है, ठीक है, तो ये उस n के क्यूब काइंड ऑफ के हिसाब से बड़ा होता है। ये क्यूब हमने देखा था ना, बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाता है। तो आपने बिग और नोटेशन पढ़ी होगी डाटा स्ट्रक्चर में। किसने पढ़ा था डाटा स्ट्रक्चर? वासिफ ने। वो स्पेशली इस पे जोर देता होता है, बिग और नोटेशन पे। तो इसका मतलब है ये क्यूब के हिसाब से बड़ा, यानी बहुत तेज़ी से इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर आप n जो है वो 4 करेंगे तो ये 4 का क्यूब यानी कि 64 टाइम्स ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो 5 करेंगे तो ये 125 टाइम्स स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो एट दी ऑर्डर ऑफ, ठीक है, 125 टाइम्स स्लो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अब आप 1000 कर देंगे तो ये तो वाह स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने वो 2 लेक्चर ज़ाया नहीं किए। तो ग्रेडियंट डिसेंट का फ़ायदा है स्पेशली जब आप ज़रा बड़े नंबर्स पे जा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर n मिलियंस में हो तो फिर इसको तो भूल जाए, ठीक है, क्योंकि मिलियन की क्यूब जो है ना उसमें तो ये बहुत हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन अगर n 1000 पे है, फिर शायद ये 1000 या उससे कम है, तो ये स्टिल अगर आपका पीसी ठीक है तो उसमें ये कैलकुलेशन आपको कोई ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी। और अगर 10,000 तक का है तब वो काइंड ऑफ आपका वो पॉइंट आ रहा होगा कि जिसका क्यूब इतना बड़ा हो जाता है कि आप कहेंगे कि अच्छा ये करूं या वो करूं, ठीक है। तो ये है कि आपका अगर 10,000 से ज़्यादा आ रहे हैं तो रफली आपको नॉर्मल इक्वेशन के बजाय ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करना ज़्यादा मौजू रहेगा। एक इसमें जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जो कि आपके यहाँ क्वेश्चंस का आंसर दे देगा, वो ये कि व्हाट इफ़ कि x ट्रांसपोज x जो है वो इन्वर्टेबल ना हो, ठीक है। नॉन इन्वर्टिबिलिटी भी तो होती है ना, कि आपकी कुछ मैट्रिसेस होती हैं जिनका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है और कुछ मैट्रिसेस होती हैं जिनका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, जिनको हम नॉन डीजेनरेट या सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जो हमने देखा था, हमने कल बताया था कि जब जिसकी रोज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जिसकी इंट्यूशन मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको ना भी समझ आई हो, लेकिन अगर ये 3 डायमेंशनल है तो अगर तो इसके अंदर जो मेरे पास मैट्रिक्स में एंट्रीज हैं वो पॉइंट्स 3 बन जाते हैं ना, ठीक है। अगर वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक प्लेन पे लाए ना करते हो, यानी 2 को मैं जोड़ूंगा तो एक प्लेन बन जाएगा और तीसरा उस प्लेन से बाहर हो, तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स हो सकता है वो तीसरा उन 2 पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर तीसरा भी उसी प्लेन पे आ गया किसी तरह, तो इसका मतलब है कि वो तीसरा उन पे डिपेंडेंट था। तो लीनियर डिपेंडेंस जहाँ पर भी आ जाती है, चाहे आप कॉलम से ये पॉइंट बना लें, चाहे आप रो से पॉइंट बना लें, कॉलम से एक्स वाई जी उठा लें या रो से, दोनों में ये ट्रू है कि किसी में भी आप एक में आया तो दूसरे में ऑटोमेटिकली डिपेंडेंस आ जाती है।
ठीक है। तो ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली यही ज़्यादा डायमेंशंस में होता है कि आपके अगर कोई भी एक भी एंट्री बाकी कुछ एंट्रीज को ऐड मल्टीप्लाई करके, यानी को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके बन सकती है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि अगर लेट से प्लेन है तो उसके ऊपर वो लाई कर रहा है। ठीक है, प्लेन पे लाई करने का क्या मतलब है कि ये मेरे पास ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, अगर तो ये मेरे पास इस प्लेन से बाहर है तो अब मैं इसको स्केल करके इससे ऐड करूंगा तो रिजल्ट मेरा इसी प्लेन में ही रहेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि इसको स्केल करूंगा साइज बड़ा हो जाएगा, ऐड करूंगा तो उधर ही एक रिजल्टेंट है टू टेल रूल से कुछ बन जाएगा। इनमें से जितना मर्जी स्केल कर लूँ, ये वाला वेक्टर अब उससे बाहर है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल और शेप में इधर ये वेक्टर है, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि यार इसको आप माइनस समथिंग से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इसके पैरेलल तक ले आओ, ठीक है, और फिर इसको भी माइनस समथिंग से मल्टीप्लाई करो और उसके साथ ऐड कर दो। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाते। तो टिपिकली होता क्या है कि बाज़ जिन्होंने लिनियर अलजेब्रा पढ़ा उन्हें ये लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस का पता है, तो वो इन नेट शेल वो ये मीन करता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि मैंने 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स जो बनाई थी उसके तीनों वेक्टर सेम प्लेन पे आ रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो इनमें से एक वेक्टर 2 पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो उसका इन्वर्स नहीं बने। तो उसमें अच्छी बात यह है कि जो सूडो इन्वर्स है ना, इसलिए हमने सूडो इन्वर्स यूज़ किया है कि सूडो इन्वर्स आपको फिर भी राइट आंसर दे देता है। ठीक है, जो इन्वर्स होता है वो आपको कह देगा कि ये तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, लेकिन सूडो इन्वर्स जो है ना वो आपको फिर भी कुछ आंसर निकाल देगा जिससे आपका कन्वर्जेंस हो जाएगी, बिकॉज इसके पीछे जो एल्गोरिदम चल रहा है वो डिफरेंट है। वो क्या चल रहा है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे इस क्लास में, वो आप सिर्फ इस्तेमाल ही करेंगे। ठीक है, सो ये जो आपका सवाल था कि सूडो क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नॉन इन्वर्टेबल क्यों होगी? नॉन इन्वर्टेबल एक तो मैंने कहा था कि डिपेंड करते हो। डिपेंड करने का क्या मतलब है प्रैक्टिकली, ये तो मैं एक्स वाई के टर्म में कह रहा था। फॉर एग्जांपल एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि अगर आपके पास आपने एक फीचर रखा हुआ है साइज इन स्क्वायर फीट और एक लिखा हुआ है साइज इन स्क्वायर मीटर्स, तो आप स्क्वायर मीटर्स और स्क्वायर फीट में तो सिंपल एक स्केलिंग फैक्टर का ही फ़र्क है ना, तो आपको पता है कि ये इस पर लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जब डिपेंडेंट है तो आपको पता है कि यार इस वाले फीचर को अगर मैं लेट से एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरी रो आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ऑल्दो पी इनवर्स फिर भी कुछ निकाल देगा, लेकिन अगर आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि इन्वर्स नहीं निकल रहा तो आप कोशिश करें कि बीच में से रिडंडेंट फीचर्स को निकाल दें। इनको हम कहते हैं गैर ज़रूरी फीचर्स। अगर आपने स्क्वायर फीट में रखा हुआ तो स्क्वायर मीटर में रखने की ज़रूरत नहीं फीचर, अगर फीचर स्क्वायर मीटर में रखा हुआ तो स्क्वायर फीट में रखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट्स द सेम थिंग, एक ही चीज़ है, उसकी सिर्फ स्केलिंग का फैक्टर चेंज हो रहा है, वो थीटा ने खुद ही कर लेना था एडजस्ट। ठीक है, तो आप अगर आपका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं हो रहा तो क्या करें, आप जो पहले ढूंढें कि रिडंडेंट फीचर्स कौन कौन से आ रहे हैं, उन रिडंडेंट फीचर्स को एलिमिनेट कर दें। और दूसरा ये है कि बाज़ का आपके टू मैनी फीचर्स होते हैं कि आपका जो है m जो है वो लेस देन n हो जाता है। ठीक है, तो तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, कि आपके पास एग्जांपल्स जो थी वो ट्रेनिंग सेट में सिर्फ 4 थी और आपने फीचर जो थे उसमें 50 थे। ठीक है, तो अब वो उसमें एक सोल्यूशन नहीं निकल सकता। आपको ये तो पता ही है ना कि इक्वेशंस जो हैं, अगर मेरे पास 3 अननोन्स हो तो मिनिमम मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर 3 से ज़्यादा हुई तो चलो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, किसी को इग्नोर कर दूंगा या कुछ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास 2 हैं तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, उसका सोल्यूशन जो होगा वो एक पॉइंट नहीं होगा बल्कि वो एक पूरी लाइन होगी काइंड ऑफ। ठीक है, तो अगर आपके पास m छोटा है ना, ट्रेनिंग एग्जांपल्स कम है, तब भी ये मसला हो जाता है, जब फीचर ज़्यादा हैं तब भी, तो हम फीचर्स को फिर कम करते हैं। अगर आपके पास ट्रेनिंग एग्जांपल कम हो तो फिर आप कहते हैं कि मैं फीचर्स को थोड़ा सा कम करता हूँ। और अगर आप कुछ, या एक और टेक्निक हम बाद में पढ़ेंगे रेगुलराइजेशन, वो भी यही काम करती है। ठीक है, तो आप अननेसेसरी फीचर्स को बीच में से निकालने की कोशिश कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम रुकते हैं। क्या टाइमिंग है? बहुत ही अच्छी टाइमिंग है। ठीक है, बंद कर दें।